हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज 3.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले ही लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया गया था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया गया है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, हम इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। उन्होंने हमारे को दो इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है ना, 2 वेरिएबल में इक्वेशंस हैं हमारे पास। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे को यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर उस वैल्यू को पुट करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो समझ सकते हैं आप लोग, हमें पहले ये इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। 2x + 3y = 11 है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11 - 3y। तो यहाँ से x को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो ये 2 उधर जा कर के डिवाइड करेगा। ये हमारी x की वैल्यू हमने y के टर्म में निकाल ली है, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 2x - 4y = -24। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 11 - 3y अपॉन 2 - 4y = -24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आया 11 - 3y - 4y = -24। तो -3 and -4 -7y -24, ओके। 11 उधर जाकर के क्या करेगा, ये पॉजिटिव नंबर है, उधर जाकर नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा -35। तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, राइट। हमारे को y का वैल्यू मिल गया है। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, हमारे पास x क्या है, x = 11 - 3y बराबर अपॉन 2, सॉरी। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 11 - 15 अपॉन 2। यहाँ से हमें मिल जाएगा -4 अपॉन 2, यानी कि y की वैल्यू हमें मिलेगी -2, राइट। अब हमारे पास x और सॉरी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है, मैंने गलती से y लिखा है। यहाँ पर हमारे को x और y दोनों वैल्यू मिल गई हैं। तो इसको इस इक्वेशन में हमें दे रखा है y = mx + 3। यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो y और x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, सिंपली, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 3 5 = 2m + 3 उधर जाकर के माइनस में जाएगा। 1 मिनट, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास -2 है। बेटा साइन बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या मिला, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, तो ये -2 इधर आकर के डिवाइड करेगा। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी -1। 1 मिनट, हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देते हैं, मे भी आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा m का वैल्यू -1। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना था, वही पिछला ही हमारा कोर्स है, जो आपने पीछे लास्ट क्वेश्चंस करे हैं सारे उसी से रिलेटेड ये भी है। हमारे को 2 वेरिएबल के अंदर हमारे को लीनियर इक्वेशंस दे रखी थी, उनको सॉल्व करके हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। उन्होंने फर्दर एक इक्वेशन हमारे को दे रखा था जिसमें हमारे को m की वैल्यू निकालना था। तो जब भी ऐसी इक्वेशन हो जहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल है, उनमें से 2 वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आया, तो थर्ड की निकालनी कोई मुश्किल नहीं थी। हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी और जहां से हमारे को m की वैल्यू मिल जाती है। तो आप इसे नोट करिए,
ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टोरी टाइप क्वेश्चन है। देखो बेटा, स्टोरी टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेन बेस जो है वो है इक्वेशन फॉर्मेशन। अगर आपकी इक्वेशन की फॉर्मिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो सम निकलने का कोई चांस नहीं है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप इसको रीड करते रहिए, जैसा जैसा ये बोलते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो हम इक्वेशन को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ओके, पहले हम मान लेते हैं कि लेट्स नंबर जो है वो x और y है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 है। ओके, मुझे मेरी पहली लीनियर इक्वेशन मिल गई है। आगे भी वो कुछ बोल रहा है, कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। ओके, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो x इज इक्वल टू 3y लिख सकते हैं, यही बोल रहा है वो। इसको मैं अपनी दूसरी लीनियर इक्वेशन मान लेती हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1। देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लीनियर इक्वेशन के अंदर यहाँ पर मेरे को सिर्फ 2 वेरिएबल ही दे रखे हैं, जो यानी कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे की एक की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर ही है, यानी कि x इक्वल टू 3y दे रखा है। हमें किसी इक्वेशन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं 3y। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, यानी कि y की वैल्यू हमारे को क्या मिल जाती है, 30। सिंपली। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो x जो है हमारा क्या है, 3y के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 यानी कि 39। ओके, तो हमारे को नंबर्स मिल गए हैं। क्या नंबर्स हैं हमारे नंबर्स है, एक नंबर हमारा 13 है और दूसरा 39। देखो ये इक्वेशन की जो कंडीशन है उसको भी फुलफिल कर रहा है, दोनों का डिफरेंस 26 आएगा और एक नंबर दूसरे के 3 टाइम के बराबर है, कंडीशन कंप्लीट हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करिए इसे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पूरे ये सारे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टोरी टाइप ही है। वही हम लोग करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं कि हम स्टोरी को रीड करते जाएंगे और वो क्या बोल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते चले जाएंगे। देखो वो क्या बोल रहा है, कह रहे द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा भाई, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि ऐसे 2 एंगल्स जिनको प्लस करने पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। उसके बाद भी वो कुछ बोल रहा है, कह रहा है एक्स इज स्मॉलर बाय 18। अच्छा, यानी कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो लार्जर एंगल है वो x है, ऐसा मान लेते हैं, और जो स्मॉलर है वो y है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, अब देखो क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा, तो ये मुझे मेरी पहली इक्वेशन दे देता है, करेक्ट। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, तो लार्जर हमारा x है तो छोटे वाला है y, यानी कि उसमें अगर 18, देखो यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। वो पता क्या बोलते हैं, लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है तो लार्जर ज्यादा है स्मॉलर से, वो ऐसा कर देते हैं। अरे बेटे आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। देखो अगर मैं आपसे कहती हूँ, आप इसको इस तरीके से समझिए कि मैं कहती हूँ कि 10 जो है वो 6 से 4 ज्यादा है। ओके, 10 जो है वो 6 से 4 ज्यादा है, 6 से 4 ज्यादा है। देखो 6 में 4 जोड़ोगे तभी तो वो 10 के इक्वल बने। हम बीच में इक्वल डाल रहे हैं ना बेटा, हम बीच में इक्वल डाल रहे हैं, यानी कि दोनों नंबर्स इक्वल कब बनेंगे, जब छोटे वाले को बढ़ा दिया जाएगा। बड़ा वाला तो बड़ा है ही,
अब अगर मैं ये बोलूं कि 10 6 से 4 डिजिट बड़ा है और 10 6 से 4 डिजिट बड़ा है, इसमें ही 4 जोड़ दूंगी, तो ये इक्वल थोड़ी बैठ रहे हैं, ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स हम लोग गलत है। इस बात को बहुत ध्यान से रखना कि जब आपसे बोला जाता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो आपको ऐड छोटे वाले में करना है, तभी तो वो बड़े वाले के इक्वल बैठेगा। समझ में आ रही है? तो यहां से मुझे मेरी सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है, तो वही हम लोग करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे। अच्छा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, x की वैल्यू हमारी क्या है? y प्लस 18 डिग्री प्लस y। देखो, सिर्फ x की जगह पर हमने उसकी वैल्यू रखनी है। देखिए, ये x की जगह पर मैंने x की वैल्यू रखी है, x की जगह पर उसकी वैल्यू रखी है, बाकी इक्वेशन सेम उतारा है हमने। ध्यान रखना है इन बातों को भी। अब देखिए क्या हुआ हमारे पास, 2 y हो गए, 1 and 1, 2y 180। इसको पीछे लेके जाएंगे, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव बनेगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 and 6 and 1, यानी कि y की वैल्यू हमारे को मिलनी चाहिए 162 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 81। यानी कि हमारा एक एंगल जो है, एंगल y यानी कि स्मॉल वाला एंगल जो है हमारा, स्मॉलर जो है एंगल, वो हमारा होगा कितना? 81 डिग्री का, राइट। अब हम लोग लार्जर भी निकाल लेते हैं, लार्जर। अब लार्जर एंगल को हमने x माना था, ठीक है ना, x है y प्लस 18 डिग्री, y की वैल्यू हमने निकाला है 81, इसमें 18 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 99 डिग्री, करेक्ट। तो हमारे दोनों एंगल्स मिल गए हैं, स्मॉलर भी और लार्जर भी। इसमें आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टोरी टाइप क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि आप रीड करते रहिए और साथ साथ उसकी इक्वेशन बनाते रहिए। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है एक कोच है क्रिकेट टीम का जिसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है 3800 रुपीज में। ओके, तो लेट्स द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल जो है हम लोग क्या रख लेते हैं? y। तो एज क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 7 बैट, ओके 7x, एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट 7 इंटू x हो जाएगा ना, ठीक है ना। 7 बैट और 6 बॉल, बॉल y माना है एक बॉल का कॉस्ट, तो इनके लिए इतने रुपए देने पड़ते हैं। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। सेकंड में वो बोल रहा है 3 बैट है और 5 बॉल है और इनके लिए उसको इतने रुपए देने पड़ते हैं, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। मैंने आपको बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करके बताई है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट, अपनी प्रॉब्लम्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि एक टैक्सी है जो कि एक फिक्स्ड चार्ज जो है वो लेती है, उसके अलावा वो चार्ज लेती है पर किलोमीटर के हिसाब से, जैसे डिस्टेंस कवर किया जाता है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं, 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपए देने पड़ते हैं। हमें निकालना है फिक्स्ड चार्ज और हमें निकालना है चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन और भी है आगे। वो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन
25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। बहुत कुछ पूछा गया है हमसे क्वेश्चन के अंदर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेट्स, जो फिक्स्ड चार्ज है उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है ना, और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो हम मान लेते हैं कि y है। अब देखो, अगर वो 10 किलोमीटर जाता है, देखो अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। देखो फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही, राइट, फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही। तो अगर, यानी कि वो तो हम लोग पहले ही मेंशन कर लेते हैं। अब 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y लगता है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y देना पड़ेगा उसको, 105। ये हमारी पहली क्वेश्चन मिल जाती है। अच्छा, आगे भी बोल रहा है, आगे वो कह रहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है भाई। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, 15 किलोमीटर के लिए उसको देने पड़ते हैं 155। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन जाती है। तो इससे पहले हम लोग फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं y के टर्म में लेने जा रही हूँ, ठीक है ना। लेट x in the term of y from equation 1, ओके। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है हमारे पास। यहाँ से हमारा हो जाएगा 105, 10 पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो x की टर्म में आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सेकंड में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, राइट। अब हम सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, राइट। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको पुट कर देते हैं, x हटा करके इसको पुट कर देते हैं। बाकी सब हमारा जैसा है वैसा ही चलेगा, राइट। यहाँ से आ गया 105, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। जो रकम बड़ी है निशान उसी का आएगा, आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155, ये उधर जा कर के माइनस करेगा, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू, इन दोनों का माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा, क्या हुआ सर, लास्ट लाइन, ओके। हम लास्ट वाली लाइन को फिर से एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, 155 माइनस 105, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का माइनस करके आ जाएगा 50, y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 यानी कि 10। y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10, ओके। यहाँ से हम लोग अपना फिक्स्ड चार्ज निकाल सकते हैं। देखिए y की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, x हमारा फिक्स्ड चार्ज है 105 माइनस 10y, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, y की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 10 निकाल चुके हैं, यहाँ से हमारे पास फिक्स्ड चार्ज आ जाएगा 5 रुपीज़, राइट। यानी कि पर किलोमीटर 10 रुपीज़ लिया जाता है और फिक्स्ड चार्ज जो है वो 5 रुपीज़ पहले ही। आप लोग देखते हो ना, हम लोग कभी ऑटो या टैक्सी में जाते हैं तो मीटर ऑलरेडी ही कुछ पैसों के साथ स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग फिक्स्ड चार्जेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज़ है और पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा और पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, ओके, ठीक है। देखो फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही, साथ में 25 किलोमीटर के पैसे लगेंगे, तभी हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो फिक्स्ड चार्ज हमारे कितने हैं, 5 रुपीज़। 25 पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लगता है, 10 रुपये। तो हमारे कितना हो जाएगा टोटल
हमारे पास आ जाएगा 255 रुपीज़। ओके भाई, अगर आपको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो आपको 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे। क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अभी तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस करे हैं, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं लीनियर इक्वेशन के, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था। देखो बहुत ही सिंपल था। उन्होंने बोला कि एक टैक्सी है जो कि फिक्स चार्ज लेती है, साथ ही वो पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्जेस लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने 2 इक्वेशन बनाई है। इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए हम लोगों ने दोनों की वैल्यू निकाल ली है, जिससे हमारे को फिक्स्ड चार्जेस और पर किलोमीटर चार्जेस की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितने चार्ज देने पड़ेंगे, उसको कितना पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर जो चार्ज लिया जा रहा है उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट कर दी है, जिससे हमारे को 255 रुपीज़ आंसर मिला है। यानी कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 255 रुपीज़ जो है वो देना पड़ेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है अगर 2 ऐड किया जाता है बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाता है तो ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। आप लोगों को पता है, आई होप आप लोगों को पता होगा, न्यूमरेटर जो होता है वो अंश यानी कि फ्रैक्शन के ऊपर वाले डिजिट को बोला जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हर यानी कि फ्रैक्शन के नीचे वाले डिजिट को बोला जाता है। ओके, तो जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग वैसा वैसा लिख लेते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है कि जो स्टोरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं इनकी इक्वेशन मेकिंग जो होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप, क्योंकि आपको सॉल्व करना अगर एक बार आ गया है और आपने इक्वेशन ही गलत बनाई है तो फिर आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, राइट। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जैसे जैसा बोलते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मानते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको डिनोमिनेटर को हम लोग मान लेते हैं y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ऑफ कोर्स x/y हो जाएगी। ओके, आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हुए ऐसा ही लिख देती हूँ एज क्वेश्चन से, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे लिखते जा रही हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दिया जाता है, ओके मैंने दोनों में 2 ऐड कर दिया है, तो इक्वेशन 9/11 हो जाती है। ठीक है, पहले मैं इस इक्वेशन को ठीक कर लेती हूँ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, इसको इससे, यानी कि 11 को हम लोग इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को y+2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा 11x 22 9y + 9 to the 18। ओके, तो 11x ये पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव है पीछे जाकर नेगेटिव बनेगा। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन हो जाती है 11x - 9y = -4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अब सेकंड इक्वेशन में भी वो कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि अगर बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 3 ऐड किया जाता है तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। ओके, हम दोनों में ही 3 ऐड करके देख लेते हैं, तो ये 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले करा था। तो 6 के साथ हम लोग x+3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के साथ हम लोग y+3 को मल्टीप्लाई करते हैं। करेक्ट, यहाँ से हमें मिल जाएगा 6x 6 3 = 18, 5y 5 3 = 15। ओके, 6x 5y को हम लोग आगे लेकर आते हैं, 18 को पीछे भेज देते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाता है -3। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाता है। 2 इक्वेशन हम लोगों को मिल गए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको ले लेती हूँ, राइट।
फ्री कर लेते हैं किसी एक नंबर को। चलिए हम लोग 11x इक्वल टू -4, ये पीछे जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से x जो है वो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, करेक्ट। एक मिनट, हम लोगों को बोर्ड का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा मुझे छोटा ही करके लिखना होगा। ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, -4 + 9y, x इक्वल टू -4 + 9y, और ये इधर आकर के डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। अब बाय पुटिंग द वैल्यू, समझते हो आप लोग, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इसको। हमारी इक्वेशन है 6x - 5y इक्वल टू -3, करेक्ट। तो x की वैल्यू जो आई है हम वो पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमें मिली है -4 + 9y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3, करेक्ट। अब क्या है कि ये डिविजिबल तो है नहीं, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 4 = 24, 6 × 9 = 54 अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3, राइट। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है बच्चे, थोड़ा ध्यान रखना। 54y हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 55y हो जाएगा -3। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे को, -24, इनका माइनस करेंगे तो हमें माइनस का y मिलेगा, -3, 11 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, -y इज इक्वल टू 11 × 3 = 33, पॉजिटिव नंबर बन जाएगा राइट हैंड साइड में जा कर के। तो यहाँ से हमें मिलेगा -y इज इक्वल टू -9, करेक्ट। तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 9, ओके। अभी हमें x का वैल्यू भी निकालना है, तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसको उठाते हैं, देखिए हम लोगों ने जो x है वो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने कर रखी थी, तो इसी को ही उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है x इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11, राइट। y की वैल्यू हम लोगों ने 9 निकाल ही लिया है, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ। यहाँ से हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू -4 + 9 × 9 = 81 अपॉन 11। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 77, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 77 अपॉन 11। तो यहाँ से हमारे को x का वैल्यू मिल जाता है 7। हमारी फ्रैक्शन क्या थी, हमारी फ्रैक्शन थी x अपॉन y, तो यहाँ से हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 7/9, करेक्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जरूर हो गया है, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में या फिर एलसीएम लेने में या फिर फ्रैक्शन सॉल्विंग क्वेश्चंस जो होते हैं ऐड सब्ट्रैक्शन के, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये जूनियर क्लासेस का काम है, अगर आपको उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने फ्रैक्शन को x अपॉन y के तौर पर लिया, और जिस तरीके से क्वेश्चन ने हमारे को बोला कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो है 2 प्लस करने पर 9/11 आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने उसकी एक इक्वेशन प्रिपेयर की है, और हमने x जो वेरिएबल है उसको y के टर्म में चेंज कर लिया है, जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में शुरू से ही करते चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने हमारे को एक सेकंड कंडीशन भी दिया था कि अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है तो वो 5/6 हो जाती है, तो वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सेकंड इक्वेशन प्रिपेयर कर लिया है।
x को y के टर्म में जो हमने चेंज किया था उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हुए देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी थी और फिर हमने जो है ब्रैकेट को खोला तो 6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, फिर 11 एलसीएम लेकर के हमने पूरी इक्वेशन को जो है सॉल्व किया। 11 डिनोमिनेटर में है तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ से हमारे को y की वैल्यू मिलती है और y की वैल्यू जो है वो हमने जो x को y के टर्म में लिखा था ना, y की वैल्यू उसके अंदर पुट करके हमने x की वैल्यू भी निकाल ली। और जैसे कि हमने फ्रैक्शन को x अपन y माना था तो x और y की वैल्यू पुट करके हमारी फ्रैक्शन बन जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से भी देख सकते हो, आप फिर से समझ सकते हो कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेंथी दिखता है तो बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। क्वेश्चन के लेंथी होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्वेश्चन के लेंथी होने का मतलब होता है सिर्फ कैलकुलेशन इशू है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है तो क्वेश्चन ज़्यादा दिखता है कि अरे इतना बड़ा बोर्ड भर गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस होता है, कहीं कैलकुलेशन थोड़ा लार्ज हो जाता है तो मैथ को क्वेश्चन बड़ा दिखता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, नोट करिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखो बेटा, ये जो एज टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्ज़ाम में अक्सर आ जाते हैं। बहुत आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। बस आपको जैसा बताया गया है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे आप लिखते चले जाएं। देखिए क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 5 years ago hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अच्छा, आज से 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज का 3 टाइम हो जाएगी। ओके, तो लेट्स एज ऑफ जैकब x। ओके, और ये उनकी प्रेजेंट एज हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स प्रेजेंट एज, यानी कि इस वक्त जैकब की एज जो है वो x ईयर है और उसके बेटे की एज जो है वो y है। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वही लिख रही हूँ एज क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि आज से 5 साल बाद, ओके, 5 साल बाद जैकब की उम्र में 5 साल जुड़ जाएंगे और बेटे की उम्र में भी 5 साल जुड़ जाएंगे। जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो, आसानी रहेगी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। देखो बेटा, वो बोल रहा है ना 5 years the age of Jacob will be, यानी कि आने वाले समय की बात की जा रही है। आने वाले टाइम के अंदर एज उसका बढ़ेगा तो हमने ऐड कर दी, ठीक है ना। 5 ईयर जो है उसकी एज बढ़ेगी तो हमने दोनों की एज में 5 ईयर बढ़ा दी। आगे क्या बोल रहा है वो कि जैकब की एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। उसके बेटे की उम्र के 3 गुना के बराबर थी। देखो मैंने आपसे जैसे पहले बोला था कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जैकब की एज 3 टाइम है ना, तो वो जैकब की एज के आगे 3 लगा देते हैं, वही गड़बड़। देखिए अगर मैं ये कह रही हूँ कि 6 जो है वो 18 से 3 टाइम है, या यूं कीजिए, सॉरी 18 6 से 3 टाइम ज्यादा है। 18 6 से 3 टाइम ज्यादा है। 18 3 टाइम है तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। आप दोनों को इक्वल रख रहे हो, 3 इसको दो, समझ में आ रही है, तब दोनों इक्वल होंगे। जैकब बड़ा है, पापा बेटे से बड़े होते हैं ना, तो बेटे की एज को 3 टाइम बढ़ाओगे तभी तो वो पापा की एज के बराबर बैठेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन बनाना है। तो हम पहली इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3y + 15x, y को आगे लेके आते हैं नेगेटिव हो जाएगा, 5 को पीछे भेजते हैं तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है 3x - 3y = 10। करेक्ट, एक इक्वेशन हमारा सेट हो गया है।
तो अब हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं। आगे वो क्या बोल रहा है, कहता है 5 years ago Jacob age was 7 times of his son। पहले की बात की जा रही है, आज से 5 साल पहले। देखो आज अगर जैकब जो है वो x साल का है तो 5 साल पहले तो उसकी उम्र 5 साल कम ही होगी ना, बेटे के भी 5 साल कम होएंगे। आज जितनी साल इनकी एज है, अगर आप आज मान लो कि आप आज 16 इयर्स के हो तो 5 साल पहले आप कितने थे? 5 साल पहले आप 11 इयर्स के थे ना, तो दोनों की एज में 5 ईयर माइनस होगा, कर दिया माइनस। आगे भी कुछ बोल रहा है वो, जैकब 7 टाइम था, ये जैकब है ना, जैकब को हमने एक्स माना है, जैकब 7 टाइम था तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो पापा की एज के इक्वल बैठेगा। तो इक्वेशन बना लेते हैं, x माइनस 5 7y माइनस 7 5 तो 35, y को आगे ले आओ, साइन चेंज, ओके, इसको पीछे लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। क्यों? क्योंकि बड़े भाई का चलेगा साइन, तो साइनिंग पावर बड़े भाई के पास है तो 35 बड़ा है तो उसका ही साइन यानी कि नेगेटिव साइन हमारे को मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और निकालेंगे एक की वैल्यू दूसरे के वेरिएबल में। ओके, यहाँ से हमारा x हो जाता है 10 + 3y, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 - 3y रख देते हैं, 10 + 3y सॉरी, राइट। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 7 और 3 दोनों का माइनस होएगा, माइनस का 4y मिलेगा इज इक्वल टू -30। 10 को पीछे लेके जाते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से हमारे को हो जाएगा -4y -40 और y की वैल्यू यहाँ से हमारे को 10 मिल जाएगी, यानी ये बेटा तो है 10 साल का। अब पापा को देख लेते हैं कि जैकब कितने साल का है। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x है हमारा 10 + 3y, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 + 30 40 इयर्स। तो इससे हमारे को पता चलता है कि एज ऑफ जैकब जो है वो कितनी है, 40 इयर्स, और एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, जिसको हमने y माना था वो है 10 इयर्स। करेक्ट। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था, उन्होंने जैसे जैसे इक्वेशन हमसे बोली, जैसे जैसे वो लोग हमसे बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे आज से 5 साल बाद जैकब जो है वो 3 टाइम हो जाएगा, तो जैकब को बेटे की उम्र की इक्वल रख करके बेटे को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। फिर वो बोल रहा था आज से 5 साल पहले जैकब जो था वो अपने बेटे की एज के 7 टाइम था, तो बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन निकाल लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल दी और जैकब और बेटे की एज निकल जाती है यहाँ से। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो हमने कंटिन्यू कर रखा था इसके साथ वो कंप्लीट हो जाती है। आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी आपको भेज दिए जाएंगे। पीछे के जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं या फिर उनके टेस्ट हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमारी ये एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू एक्सरसाइज के साथ, एक न्यू मेथड के साथ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक थर्ड मेथड जो है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था फोर्थ मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो तो आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। तो आपका एक ही मेथड और बचता है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन।
सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये भी बहुत अच्छा मेथड था। आप सबने इसको समझा है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। यकीन मानिए एलिमिनेशन मेथड जो है वो इससे भी आसान है और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अपनी पढ़ाई को खूब ध्यान दीजिए, आउटडोर गेम्स को ध्यान दीजिए, वीडियो गेम्स में ज़्यादा मत रहिए, क्योंकि जो हमारा नेचर होता है, जब हम नेचर में जाते हैं, नेचर के साथ खेलते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ना सिर्फ हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारा ब्रेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो गुड विशेस, खूब इंजॉय कीजिए मैथ्स को भी और अपने पीरियड्स को भी, इस टाइम को भी इंजॉय कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जितना बढ़िया हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।